एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आरके कंपटीशन एकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का पहला प्रश्न हमारे पास है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक कौन था? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, अग्निमित्र। कालिदास के मालविकाग्नि मित्र के मुख्य नायक अग्निमित्र शुंग है। अग्निमित्र शुंग वंश के थे। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे। मालविकाग्नि मित्रम नाटक है जिसमें राजा अग्निमित्र और उनकी दासी मालविका के प्रेम की कहानी को दर्शाया गया है। कालिदास ने मेघदूत, अभिजन, शकुंतलम आदि भी लिखे। पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक थे। अशोक मौर्य वंश के थे और उन्होंने कलिंग की प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी थी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में निम्न में से क्या कहा जाता है? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस वह प्रजाति है जिससे सभी आधुनिक मानव जुड़े हैं। होमो सैपियंस जीनस होमो में वर्गीकृत कई प्रजातियों में से एक है, लेकिन यह एकमात्र ऐसा है जो विलुप्त नहीं है। होमो मानव या मैन के लिए लैटिन शब्द है, वहीं सैपियंस एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है बुद्धिमान या एस्टिट्यूट है। आधुनिक मनुष्य को आमतौर पर पहले के मनुष्यों की तुलना में उनके कंकालों के लाइटर निर्माण की विशेषता होती है। आधुनिक मनुष्य की विशेषता बहुत बड़ा दिमाग जिसका औसतन 1300 घन सेंटीमीटर है। आधुनिक मनुष्यों में शुरुआती मनुष्य की तुलना में भारी भौं की लकीर लगभग नहीं होती। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, पुराण। पुराण वेदों का हिस्सा नहीं है, वे उत्तर वैदिक साहित्य है जो ब्रह्मांड विज्ञान, भूगोल, चिकित्सा, वंशावली, खनिज विज्ञान, व्याकरण आदि जैसे विभिन्न विषयों को शामिल करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम यूनानी इतिहास का निम्न में से कौन विद्वान था? जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। वह एक आकर्षक कथाकार थे जिन्हें अपने द्वारा वर्णित लोगों के रीति रिवाजों में गहरी रुचि थी। वे न केवल 550 और 479 ईसा पूर्व के बीच ग्रीस के लिए बल्कि उस समय के अधिकांश पश्चिमी एशिया और मिस्र के लिए भी मूल ऐतिहासिक जानकारी का एक प्रमुख स्रोत बने रहे। अगला प्रश्न है, निम्न में से जातक किसका ग्रंथ है? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, बोध। जातक कथाएं, संस्कृत जातक कथाएं या भज जाकात बौद्ध साहित्य की एक शैली है। इस शैली में बुद्ध की कहानियों का एक विशाल संग्रह है जो बुद्ध के पिछले जीवन का विवरण देता है, जिन्हें गौतम बुद्ध लगभग 563 से 483 ईसा पूर्व के रूप में भी जाना जाता है, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक व्यक्ति थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, होमो इरेक्टस। इसके बारे में जान लेते हैं। आग की खोज मनुष्य के आनुवंशिक पूर्वजों ने की थी। इन पूर्वजों को मानव विकासवादी वंश में होमो इरेक्टस के नाम से जाना जाता है। होमो इरेक्टस लगभग 2 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर रहते थे, लगभग उसी समय जब आग के इस्तेमाल के सबूत मिले थे। मनुष्य ने पहली बार लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले आग का प्रयोग किया था और लगभग 4 लाख वर्ष पहले मनुष्य दैनिक जीवन के कई पहलुओं जैसे खाना पकाना, शिकार करने और औजार बनाने में आग का प्रयोग करने लगा था। प्राचीन मनुष्य आग बनाने के कई तरीके अपनाते थे, जब सबसे आम तरीकों में घर्षण और लकड़ी के इस्तेमाल शामिल है, लेकिन पत्थर और चमक पत्थर के इस्तेमाल में आम था। अगला प्रश्न हमारे पास है, इनमें से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। लगभग 3 लाख से 2 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में रहने वाला यह प्राणी मानव और चिंपांजी के बीच की कड़ी माना जाता है। इसकी सबसे प्रसिद्ध खोज ल्यूसी के नाम से जानी जाती है, जिसे 1974 में इथियोपिया में मिली थी। ल्यूसी की आयु लगभग 3.2 मिलियन साल अनुमानित की गई है।
ऑस्ट्रेलियोलोपिथिकस अफ्रारियंसिस को मानव विकास की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन, जिन्हें कभी कभी यूरोपीय प्रारंभिक आधुनिक मानव कहा जाता है, हमारी प्रजाति होमो सेपियंस के सदस्य थे जो अंतिम हिमयुग के अंत में यूरोप में रहते थे। उनके पास भाषा थी, उन्होंने कला का सृजन किया। उनमें से कुछ लोग पूरे साल एक ही स्थान पर रहते थे, जिसे हम अक्सर केवल कृषि के साथ होने के बारे में सोचते हैं। अगला प्रश्न है, होमो इरेक्टस का एक कपाल किस स्थल पर प्राप्त हुआ था? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा घाटी में हथनोरा में। नर्मदा नदी के किनारे हथनोरा में एक होमो इरेक्टस की खोपड़ी मिली थी। हथनोरा मध्य प्रदेश में है। जीवाश्म, जिसे नर्मदा जीवाश्म के नाम से भी जाना जाता है, वह भारत की दुनिया के जीवाश्म मानचित्र पर लाया था। होमो इरेक्टस प्लेस्टोसिन काल से मनुष्य की प्रजाति थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक की सभ्यता। प्राचीन ग्रीस एक सभ्यता थी जो क्रेते के ग्रीक द्वीपों पर शुरू हुई और फिर पूर्वी भूमध्य सागर में फैल गई। जब हम प्राचीन यूनानियों के बारे में बात करते हैं तो हमारा मतलब आमतौर पर 1200 ईसा पूर्व और 323 ईसा पूर्व के बीच की अवधि से होता है। यह वह समय था जब बहुत सारी सांस्कृतिक, सामाजिक और वैज्ञानिक प्रगति हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उसे ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उसे ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, महाभारत। महाभारत भारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। इसे भारत भी कहा जाता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद में माना जाता है। अगला प्रश्न है कि शिलालेख में स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल का वर्णन है। तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, भीतरी स्तंभ शिलालेख। भीतरी स्तंभ शिलालेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सैदपुर गांव में स्थित है। इस स्तंभ अभिलेख में स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल का वर्णन है। इस शिलालेख से यह भी ज्ञात होता है कि पुरुगुप्त कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। इसमें स्कंदगुप्त और पुष्यमित्रन के बीच युद्ध का भी वर्णन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य, जिन्हें अक्सर कौटिल्य और विष्णुगुप्त के रूप में भी जाना जाता है, ने मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उनका सबसे प्रसिद्ध काम राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र युवा चंद्रगुप्त के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में लिखा गया था कि कैसे सफलतापूर्वक शासन किया जाए। उनका पालन पोषण तक्षशिला में हुआ था और उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम निम्न में से क्या था? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, पर्ण। मौर्यों के राजकीय मुद्रा पर्ण थी। यह चांदी का सिक्का था। इसका भार 3/4 तोले के बराबर था। इसके ऊपर सूर्य, चंद्र, पीपल, मयूर, बैल, सर्प आदि के चित्र खुदे होते थे। इन्हें आहत सिक्के भी कहा जाता था। सिक्के स्वर्ण, चांदी और तांबे के बने होते थे। इससे बनी मुद्राओं को निम्नलिखित नामों से पुकारा जाता था। स्वर्ण सिक्कों को निष्क या सुवर्ण, चांदी के सिक्के पर्ण, रुपया, धन, शतमान, तांबे के सिक्के को मासक, भासक एवं काकणी। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना प्राचीन भारत में पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल बौद्ध धर्म के एक महत्वपूर्ण संरक्षक थे और उन्होंने 8वीं शताब्दी के अंत या 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में विक्रमशिला को बौद्ध शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के इनमें से किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। मगध के शासक अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे, इसलिए इतिहास में इसे कुणिक यानी कि पितृहत्या के नाम से भी जाना जाता है। उसने अंग, लिच्छवी, वज्जी, कौशल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। अजातशत्रु के समय की सबसे महान घटना बुद्ध का महापरिनिर्वाण थी। उस घटना के अवसर पर बुद्ध की अस्थि प्राप्त करने के लिए अजातशत्रु ने भी प्रयत्न किया था और अपना अंश प्राप्त कर उसे राजगृह की पहाड़ी पर स्तूप बनवाया। आगे चलकर राजगृह में ही व्यवहार पर्वत के सप्तपर्णी गुहा से बौद्ध संघ का प्रथम संगति हुआ, जिसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक का संपादन हुआ। यह कार्य भी इसी नरेश के समय में संपादित हुआ। अगला प्रश्न हमारे पास दिया है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता में से निम्न में से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, अर्धमागधी। अशोक ने अपने अभिलेखों में एक रूपता लाने के लिए प्राकृत भाषा, जिसे अर्धमागधी भाषा भी कहा जाता है, एवं ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम में पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन। उज्जैन ने दो नदियां सोन और गंगा के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी। साम्राज्य में बाद के केंद्रीय स्थान के कारण उन्होंने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। अगला प्रश्न है, सिकंदर महान एवं पोरस पूर्व की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, झेलम के। झेलम का युद्ध झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। युद्ध के बाद सिकंदर की विजय, लेकिन थकी हुई सेना ने व्यास विपाशा नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने यानी कि 326 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसे हाइडेस्पिस का युद्ध भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वैदिक साहित्य से तात्पर्य उस विपुल साहित्य से है जिसमें वेद साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषद शामिल है। वर्तमान समय में वैदिक साहित्य ही हिंदू धर्म के प्राचीनतम स्वरूप पर प्रकाश डालने वाला तथा विश्व का प्राचीनतम स्रोत है। वैदिक साहित्य को श्रुति कहा जाता है क्योंकि कर्ता ब्रह्मा ने विराट पुरुष परम ब्रह्म के वेद ध्वनि को सुनकर ही प्राप्त किया है। अन्य ऋषियों एवं ऋषिकाओं ने भी इस साहित्य को श्रवण परंपरा से ही ग्रहण किया था तथा आगे की पीढ़ियों में भी यह श्रवण परंपरा द्वारा ही स्थानांतरित किए गए। इस परंपरा को श्रुति परंपरा भी कहा जाता है तथा श्रुति परंपरा पर आधारित होने के कारण इसे श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके हर एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।